नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शनिवार को आयोजित हुआ एक दिवसीय सफाई अभियान, 1380 टन कचरा निकाला विद्यालय से। वैशाली नगर डकैती और दुष्कर्म मामले को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा, मुख्यमंत्री का पुतला फूंक किया ध्यानाकर्षण। और जयपुर जंक्शन से करीब 2 किलोमीटर दूर ट्रेन का पहिया पटरी से उतरा, ट्रेन की गति कम होने से टला बड़ा हादसा। और अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन द्वारा जन भागीदारी से जिले में शनिवार को आयोजित एक दिवसीय विशेष सफाई अभियान में 144 राजकीय विद्यालयों में 1380 टन कचरे का निस्तारण किया गया, जिससे इन विद्यालयों में स्वच्छता का वातावरण बना है। विशेष सफाई अभियान में बालिका विद्यालयों में प्राथमिकता से श्रमदान में सफाई कार्य किया गया। जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल ने बताया कि विशेष सफाई अभियान के तहत जयपुर नगर निगम क्षेत्र के 12 राजकीय विद्यालयों में तथा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 132 राजकीय विद्यालयों में श्रमदान एवं सफाई कार्य किया गया है। अभियान में 94 खेल मैदानों की सफाई एवं समतलीकरण व मरम्मत कार्य तथा 146 टॉयलेट व 334 यूरिनल्स की सफाई कराई गई। विद्यालय परिसरों के वृक्षों की कटाई छटाई, बढ़ी हुई घास की कटिंग कराई। उन्होंने बताया कि विशेष सफाई अभियान में विद्यालय भवनों में फ्यूज विद्युत बल्ब एवं ट्यूबलाइटों को बदला गया एवं विद्युत मरम्मत के कार्य करवाए गए। वैशाली नगर में डकैती और दुष्कर्म मामले को कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बना लिया है। पार्टी ने इस घटना के साथ ही शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए रविवार को जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के सबसे बर्बर घटनाओं की फहरिस्त में शामिल हुई वैशाली नगर डकैती और दुष्कर्म की वारदात को लेकर कांग्रेस के इस प्रदर्शन में कई सामाजिक संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। जेएलएन मार्ग के गांधी सर्किल पर हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कुछ देर के लिए रास्ता जाम करके भी अपना विरोध दर्ज करवाया। आखिर में कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री का जिम्मा संभालने वाली मुख्यमंत्री का सांकेतिक पुतला जलाकर अपने आक्रोश का इजहार किया। कांग्रेस ने वैशाली नगर में हुई दिल दहला देने वाली घटना के लिए पुलिस प्रशासन की ढीली सुरक्षा व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार से पुलिस कमिश्नर को पद से हटाने की मांग की है। सबसे ज्यादा दर्दनाक और पीड़ादायक है और मैं समझती हूँ कि राजस्थान के आपराधिक इतिहास में ये ऐसी घटना है जिसने पूरे राजस्थान की जनता को उद्वेलित किया है। और उसके बाद जो शास्त्री नगर में डकैती बढ़ती है तो उससे प्रतीत होता है यह कानून व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो मंत्री का, जब कैबिनेट मंत्री का कुत्ता खोता है तो उसके लिए पूरा प्रशासन पुलिस का लग जाता है, लेकिन बलात्कार की घटना करने वाले, आगजनी करने वाले और इस तरह की डकैती डालने वालों के प्रति सरकार जवाबदेह नहीं है। स्थितियां बहुत विकट है। जब राजधानी की बात की तो इस अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के हर कस्बे गांव में कितनी अराजक स्थिति होगी। तो मेरा ये मानना है कि कानून का इकबाल राजस्थान में नहीं है और इसी के कारण इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। एक तरफ बूंदी के एसपी को हटाते हैं कि वहां पर उन्होंने कानून व्यवस्था को अंजाम नहीं दिया और यहाँ के कमिश्नर जो है उनकी नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं घटी, लेकिन उन्होंने कोई जवाबदेही लेने का काम नहीं किया। ना तो मुख्यमंत्री, जो कि स्वयं यहाँ पर गृह मंत्री भी है, उनको ये मंथन करना चाहिए क्यों उनके शासनकाल में ऐसी घटनाएं हो रही है। तो ये जो भ्रष्टाचार की जननी सरकार है, अराजकता की जननी सरकार है, लूटपाट डकैती को संरक्षण देने वाली सरकार है, इसे मांग करते हैं कि जनता के बीच में आए और इस तरह कानून व्यवस्था क्यों है उसके लिए जवाबदेही बने। और साथ ही साथ हमारी ये भी मांग है कि यहाँ की जो पुलिस की व्यवस्था है, जयपुर की विशेष करके, इसमें अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। कमिश्नर का तबादला किया जाना चाहिए, अन्यथा ये व्यवस्था अगर ऐसे ही चलेगी तो जयपुर की जनता सड़कों पर आएगी। आज जितने सामाजिक संगठन है वो सब हमारे साथ है। सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर, विभिन्न विकास समितियों के साथ मिलकर के हमने प्रदर्शन किया। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। तो इन सबका ये मानना है कि इस सरकार को इतना बड़ा जनादेश मिला और इस सरकार ने जनादेश का अपमान करते हुए महिलाओं के शोषण, डकैती, लूटपाट की स्थितियों को ऐसा बना दिया कि आज लोग ये सोचे कि घर में भी सुरक्षित है कि नहीं। उधर चित्रकूट में हुई डकैती और दुष्कर्म की घटना को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। हैनन कमेटी से जुड़े सदस्यों ने पीड़ित परिवार के घर जाकर मामले की पड़ताल करने की कोशिश की और साथ ही पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय कमेटी ने जयपुर के चित्रकूट में हुई डकैती की घटना से पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल सिंह शेखावत की अध्यक्षता में
गठित इस कमेटी ने पीड़ित परिवार से उनके निवास पर जाकर मुलाकात की। कमेटी में गोपाल सिंह के अलावा महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष शकुंतला रावत और जयपुर मेयर ज्योति खंडेलवाल भी शामिल है। चित्रकूट में पीड़ित परिवार के मकान का जायजा लेने के बाद कमेटी सदस्यों ने एसएमएस अस्पताल में घायल हुए परिवार के 2 सदस्यों की भी कुशलक्षेम पूछी। इस कमेटी के जरिए तैयार रिपोर्ट के कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाई जाएगी। कमेटी सदस्यों ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा है कि कांग्रेस हर स्तर पर पीड़ित परिवार की सहायता के लिए तत्पर है। मेयर ज्योति खंडेलवाल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए आरोप लगाए हैं कि राजधानी में अराजकता फैली हुई है और आम जनता स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही है। जयपुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नजदीक राम मंदिर के पास अजमेर से जबलपुर जाने वाली दयोदया एक्सप्रेस का इंजन शनिवार शाम करीब 5:30 बजे पटरी से उतर गया। गनीमत थी कि प्लेटफॉर्म के नजदीक होने के कारण ट्रेन की गति काफी धीमी थी, तो नहीं तो हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद करीब 2 घंटे तक रेल यातायात बाधित रहा। शताब्दी, कामाख्या सहित कुछ गाड़ियों को निकट के स्टेशनों पर ठहराया गया। शाम करीब 7:30 बजे इंजन को पटरी पर फिर से चढ़ाया गया। इसके बाद ही रेल यातायात सामान्य हो सका। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोको फाटक के पास दयोदया एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर जयपुर स्टेशन के लिए जा रही थी, तभी हल्के झटके के साथ ट्रेन का इंजन ट्रैक से उतर गया। रेल कर्मियों के अनुसार उस समय ट्रेन की गति 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस वजह से पटरी से उतरने के साथ ही ट्रेन भी कुछ झटकों के साथ रुक गई। शिक्षकों ने सरकार से सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की बाध्यता पर जोर दिया है, ताकि स्कूलों की शिक्षक व्यवस्था में सुधार किया जा सके। शिक्षक संगठनों ने शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर काफी सवाल उठाए और काफी समय से इसके लिए आंदोलन भी चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किमाली हालत में सुधार नहीं हुआ। इसी को लेकर अब शिक्षकों ने भी मांग रखी है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए शौचालय की बाध्यता कर सकती है, तो शिक्षा की माली हालत सुधारने के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ाने की बाध्यता भी कर सकती है। राजस्थान शिक्षक संगठन सियाराम ने बताया कि सरकार के खजाने से जिसको भी वेतन जाता है उसके बच्चे के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ाने की बाध्यता हो तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ सकता है। सुधार के लिए हमने गंभीरता से विचार किया है और अभी जो इनकी मीटिंग हुई थी उसमें भी ये सुझाव दिया था। हमारा निवेदन केवल इतना सा है, यदि शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने चाहती है सरकारी ईमानदारी से, तो सरकारी खजाने से जो जो व्यक्ति पैसा ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में अध्ययन करें, इस प्रकार का आदेश जारी होना चाहिए। और जब कलेक्टर का बच्चा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो वहाँ अन्य कोई उपयोग व सहायता कोई करने की आवश्यकता नहीं है, वो सहायता स्वतः ही हो जाएगी। नंबर 2, आरटी शिक्षा विभाग के नियम और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो नॉर्म्स बने हुए हैं उसके हिसाब से शिक्षक और संसाधन यदि उपलब्ध करा दिया जाए तो शिक्षा में गुणात्मक सुधार निश्चित से 100% होगा। तीसरा हमारा ये सुझाव है कि शिक्षा विभाग में जो प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं उनकी सोच हमेशा नकारात्मक रहती है और वो शिक्षा विभाग को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो शिक्षार्थी और शिक्षक विरोधी आदेश जारी करते हैं। हमारा ये सुझाव है कि इनको हटा करके, पहले भी हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी इन पर काम करते थे इन पदों पर, तो उपशासन सचिव तक डायरेक्टर, उपशासन सचिव और एडिशनल डायरेक्टर जो प्रशासनिक अधिकारी लगाए हुए हैं और विभिन्न योजना में भी, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, रमसा है, ये चूंकि शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा का काम है, शिक्षा का विभाग है, यहाँ से प्रशासनिक अधिकारियों को हटा करके शिक्षा विभाग के अधिकारी इनको लगा दिए जाए तो निश्चित से शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा, क्योंकि हमारा शिक्षा विभाग का अधिकारी नीचे से चल करके आता है और उसकी प्रत्येक बात को ठीक प्रकार से समझता है और वो उसमें सुधार निश्चित से आवश्यक उसमें होगा। शिक्षकों में बना रहता है, उससे शिक्षक ना तो सही मायने में अपना काम कर पाता है और ना ही विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था सुचारू चल पाती है। इसके लिए पिछली भैरव सिंह सरकार ने के टाइम पर कटारिया जी ने शिक्षा नीति बनाई थी, ट्रांसफर नीति बनाई थी और उस ट्रांसफर नीति के अनुसार कुछ ट्रांसफर हुए, लेकिन उसके बाद आज तक सरकार आती रही जाती रही, लेकिन किसी ने ट्रांसफर नीति नहीं बनाई और उसका खामियाजा ये है कि आज शिक्षा में और विद्यालयों में जो भी कुछ सरकार जैसा कहती है
कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, उसके लिए सरकार दोषी है, अन्य व्यवस्थाएं कम दोषी हैं। ट्रांसफर पॉलिसी के आधार पर अगर ट्रांसफर होंगे तो निश्चित रूप से एक शिक्षक को ये पता होगा कि मुझे इतने वर्ष इस विद्यालय में काम करना है, इससे पहले मुझे नहीं हटाया जा सकता। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीटेट के एग्जाम को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी गई। साथ ही इस एग्जाम के लिए एक निर्धारित पाठ्यक्रम बनाने और पेपर को सरल करने की मांग उठी। जयपुर में आज सीटेट का एग्जाम हुआ। 2 पारियों में हुए एग्जाम के बाद अभ्यर्थियों ने पेपर को लेकर कई परेशानियों को बताया। वहीं कहा कि उन्होंने कई किताबों का अध्ययन किया, लेकिन जो प्रश्न पेपर में आए हैं वो बाहर से है। वहीं कई स्टूडेंट ने पेपर पर संतुष्टि जताई और कहा कि पेपर सही हुआ है। बच्चों के लेवल का आता ही नहीं है ये पेपर, इतना टफ पेपर होता है, इसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आता। लैंग्वेज इसकी इतनी हार्ड होती है कि मतलब हिंदी हमारी मातृभाषा होते हुए भी हमें हिंदी नहीं आती है। मैं यही कहूँगा सर। आप सिलेबस नहीं होता, पहली बात तो इसका कोई सिलेबस निर्धारित ही नहीं है। हमें आज तक पता नहीं लगा कि ये आता क्या है क्या नहीं आता। हमने पिछले 6वीं से 8वीं 10वीं तक की किताबें पढ़ ली, लेकिन हमें इसका पता ही नहीं लग रहा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए इसको निर्धारित करना चाहिए कि एक तो फिक्स में से आए जिससे कि कुछ लगे। पिछले समय से 0.3 रिजल्ट रह रहा है, तो क्या बच्चों को कुछ भी नहीं आता। पहले 90 मिनट थी, उस समय भी वही रिजल्ट रहता था, और आज 2.5 घंटे हैं, उससे भी कम 0.3 रिजल्ट। तो ये कौन सा रिजल्ट है? 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं, उसमें से बच्चों के कम से कम एक ऑप्शन के 7 नंबर तो आने चाहिए। 4 नंबर मैंने देखे। 4 नंबरों का मतलब क्या होता है? कम से कम 7 चौक 28 नंबर तो होते, 7 नंबर तो आने चाहिए। 4 नंबर कौन से हैं? ये लेवल कौन सा है? ये समझ में नहीं आ रहा। साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे और जैसे सब्जेक्ट लेते हैं तो इसके थे नहीं जी था पेपर। रिंग रोड परियोजना के दायरे में आ रही जमीन को अवाप्त करने के लिए जेडीए 25 सितंबर से बड़े पैमाने पर कार्रवाई को अंजाम देगा। जमीनों के भौतिक कब्जे को लेने के संबंध में शनिवार को जेडीए मुख्यालय में अहम बैठक हुई। जेडीसी शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जेडीए सचिव पवन अरोड़ा, डीसीपी ईस्ट अमनदीप सिंह कपूर और एडीसीपी शांतनु कुमार सहित जेडीए और पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में 25 सितंबर से अवाप्ति की कार्रवाई की शुरुआत जोन संख्या 9 और 10 से करना तय किया गया।
बैठक में उन नामों की सूची पर भी मंथन किया गया जिन पर विभिन्न जोन उपायुक्तों ने कार्रवाई के दौरान बाधा उत्पन्न करने की आशंका जताई है। बैठक में पुलिस ने जेडीए को पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मुहैया कराने को लेकर आश्वस्त किया है। दरअसल इससे पहले भी जेडीए प्रशासन 25 अगस्त और 15 सितंबर को रिंग रोड कार्य शुरू करने और जमीन का भौतिक कब्जा लेने की योजना तैयार कर चुका है, लेकिन पुलिस जाब्ता नहीं मिलने के चलते मामला अधर झूल में लटका हुआ था। राजधानी के प्रतिष्ठित क्लार्क आमिर होटल में ठहरे इंडोनेशिया महिला ग्रुप से लाखों की नकली भारतीय मुद्रा मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने उनके कब्जे से जाली मुद्रा जब्त कर इंडोनेशियाई दूतावास को सूचना कर जांच पूरी होने तक ग्रुप की सभी 36 महिलाओं को रुकने के लिए पाबंद किया है। विदेशी पर्यटकों से भारी मात्रा में जाली नोट मिलने की घटना को भारतीय अर्थव्यवस्था को चरमराने की साजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार इंडोनेशिया से 36 महिलाओं को ग्रुप 18 सितंबर को जयपुर घूमने आया और जेएलएन मार्ग स्थित होटल क्लार्क आमिर में आकर ठहरा। पर्यटक स्थलों पर भ्रमण के दौरान महिला टूरिस्ट दल ने आभूषण व अन्य खरीदारी की और वो दुकानदारों को जाली मुद्रा थमाते चले गए। सूचना पर पुलिस ने होटल में दबिश देकर महिला दल से पूछताछ कर उनके सामान की तलाशी ली तो लाखों रुपए की जाली मुद्रा देख सन रह गए। फिलहाल इंडोनेशिया दूतावास को घटना की जानकारी देकर जांच पूरी होने तक सभी को यहां रोका गया है। बिरला मंदिर की शॉप्स हैं, वहाँ पर कुछ शॉपिंग किया था। ये इंडोनेशिया बेस्ड एक टूरिंग ग्रुप है, तो वहाँ जो दुकान वाला है उसको ये कुछ नोटिस हुआ कि नकली नोट हैं। उन्होंने पुलिस को सूचना दी मोती डोंगरी थाना पर और उसके बाद इसको इन्वेस्टिगेट किया गया। तो बिल्कुल कुछ नकली नोट सामने आए हैं जिनको हम अभी रिजर्व बैंक द्वारा जांच करवा रहे हैं। इंडोनेशिया का एक टूरिंग ग्रुप है, उसमें 36 महिलाएं हैं वहाँ के बहुत ही संभ्रांत परिवारों से। वो भारत भ्रमण पर आए हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने बातचीत में पता लगा जो जकार्ता है वहाँ की सिटी, वहाँ पर जो ऑथराइज मनी चेंजर हैं उनसे उस मनी को चेंज करवाया गया है। तो वहीं से उनके पास आना बता रहे हैं, लाना बताया उन्होंने। 4 दिन के टूर पे हैं। 2 दिन पहले राजस्थान आवासन मंडल द्वारा पूर्व में लिए गए 431 हाउसिंग बोर्ड के पंजीकरणों का निरस्त करने के विरोध में आज करीबी 50 लोगों ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी के घर मुलाकात की और ज्ञापन दिया। पंजीकरणधारियों का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों आपसी द्वेष के कारण ये पंजीकरण निरस्त कर रही है, जिसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। पिछली सरकार ने मकानों को पुनर्जीवित करने के लिए शुल्क भी भरवाया था, उसके बावजूद पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि अगर भ्रष्टाचार के चलते पंजीकरणों को निरस्त किया है तो जांच की जाए। उन्होंने कहा कि मांगे नहीं मानने पर न्यायालय की गुहार लगाई जाएगी। पंजीकृत आवेदक संघर्ष समिति के मंच के तहत हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं जो पूरे राजस्थान प्रदेश भर से आए हैं। कोई राजस्थान प्रदेश में कहीं किसी जिले से आया है, कोई किसी तहसील से आया है, किसी गांव से आया है। क्योंकि कष्ट केवल इतना सा है कि जैसे परसों एक फ्रंट पेज पर एक न्यूज आई सब डिवीजन के फैसला कि 431 रजिस्ट्रेशन जो कि 30 साल से इंतजार कर रहे थे पूर्व पंजीकृत आवेदक, जो आवास का एक सपना लेके संजो के बैठा हुआ है, जिसके पिताजी ने फॉर्म भरा था, जो बच्चा एक आवास के लिए एक चिंता का विषय उसके लिए बना हुआ था, वो इस सरकार ने पूरी तरीके से उसको दरकिनार कर दिया। 431 जो कि जितने भी आवेदक थे सभी को कैंसिल कर दिया। मैं सरकार का नुमाइंदा हूं और सरकार की मैं विश्वास करता हूं, लेकिन फिर भी मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार ने 431 रजिस्ट्रेशन जो कि आवेदक थे, क्या पूर्ण रूप से उनमें भ्रष्टाचार हुआ? क्या उसमें कोई भी सफल आवेदक, कोई सही उसमें आवेदक नहीं था? क्या किसी में भी पारदर्शिता नहीं अपनाई गई? और अगर अपनाई गई तो उसके साथ में मोरदिया जो कि पूर्व अध्यक्ष थे मंडल के, उन्होंने 15% की जमीनों में जो घोटाले किए, जो कि उस समय के समाचार पत्रों में छपा था, जो उन्होंने 15% की जमीनों में उन्होंने संस्थाओं के अंदर जितने घोटाले किए, सब कमेटी ने उन फैसलों को क्यों रोका? जब मोरदिया के फैसलों को पिछले 6 महीने के कार्यकाल के अंदर अगर इसमें विश्लेषण करना था, तो मैं सरकार का नुमाइंदा होते हुए सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि हमारे आवास को केवल छीनने से एक छोटा सा मैटर, जो एक आवास की कल्पना करता है, अपनी सरकार जिसकी होती है वो निश्चित ही मानता है कि मेरी सरकार मेरा कहीं ना कहीं भला करेगी। मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं बिल्कुल मीडिया के सामने इस बात को कह रहा हूं कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए भी मुझे पार्टी से शिकायत करने का मौका दिया गया है, सारे भाई लोगों की तरफ से बोलने का मौका दिया गया है। मैं ये शिकायत करना चाहूंगा, ये दर्ज कराना चाहूंगा कि इस आवास का हक
हम सब लोगों से क्यों छीना गया। जीटीवी पर प्रसारित प्राइम शो और प्यार हो गया के कलाकारों की शनिवार को शहर में मौजूदगी ने आबो हवा में ताजगी भर दी। उन्होंने इस शो के बारे में अनुभव शेयर किए और खुलकर चर्चा भी की। गुलाबी जयपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित इस शो के कलाकार मिशकात वर्मा, कांची सिंह, राजीव सिंह और रुखसार अहमद ने पत्रकारों को बताया कि दर्शक दो परिवारों की कहानी को बहुत पसंद करते हैं। प्रमोशन के लिए शहर आए कलाकारों ने बताया कि इस शो की मौजूदा स्थिति यह है कि खंडेलवाल और पुरोहित परिवार के घरों में शादी की तैयारियां चल रही है। हर कोई जश्न के माहौल में सराबोर है। राज और अवनी की जोड़ी शादी के बंधन में बंधने की राहत देख रहे थे। गौरक्षा और गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने के लिए अभियान चलाया गया है। जयपुर से बाबा जय गुरुदेव संगत ने इस अभियान का आगाज किया और उद्योग मैदान में धरना देते हुए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बताया कि यदि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाता है तो इसकी हत्या पर रोक लगेगी। इस कदम में प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा जा रहा है। वहीं दो राज्यों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने इनके आंदोलन पर आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक ने कहा कि देश में गौ हत्या करने वालों के लिए फांसी की सजा का विधान भी किया जाना चाहिए। कहा था कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, तो उसी श्रृंखला में हमारे जो वक्त के सदगुरु बाबा संत महाराज जी, उन्होंने जो है इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर घोषणा करी है, सबसे अपील करी है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए और गाय हत्या करने वाले को फांसी की सजा हो जाए। तो हम सब जो है इसी के तहत एकत्रित हुए हैं और हम पूरे देश से जो है पत्र व्यवहार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जा रहा है कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए और गाय हत्या करने वाले को फांसी की सजा बना जाए, ऐसा कानून बना दिया जाए। ये हम सबकी अपील है। जय गुरुदेव। पूरे जयपुर जिले से आए हैं और उसके अलावा राजस्थान से भी लोग पधारे हैं यहाँ पे, हमारे सत्संगी भाई बहन दोनों। मांग ये है कि बाबा जय गुरुदेव के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी संत उमाकांत जी महाराज ने गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर देश के कर्णधार प्रधानमंत्री और देश के राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़कर अपील और प्रार्थना करी है कि गौ माता की हत्या रोक दी जाए और तमाम बूचड़खाने बंद हो जाए और इनको राष्ट्र पशु का दर्जा दिया जाए। यदि ये राष्ट्र पशु का दर्जा इनको मिल जाएगा तो स्वतः ही गाय कटना बंद हो जाएगा और इसमें लगाम लग जाएगी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शनिवार को आयोजित हुआ एक दिवसीय सफाई अभियान। 1380 टन कचरा निकाला विद्यालय से। वैशाली नगर डकैती और दुष्कर्म मामले को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। मुख्यमंत्री का पुतला फूंक किया ध्यानाकर्षण। और जयपुर जंक्शन से करीब 2 किलोमीटर दूर ट्रेन का पहिया पटरी से उतरा। ट्रेन की गति कम होने से टला बड़ा हादसा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।